एक ज़माना था जब बेगम अख्तर अख्तरी बाई थी और उनकी गायकी सुनने के लिए हफ्ते भर तक हजरतगंज के उस अख्तरी मंजिल के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुनादी करानी पड़ती थी कि मैं फ़लाँ फ़लाँ यहाँ आपको सुनने के लिए आना चाहता हूँ। नीचे उनके एक नहीं 4-6 तगड़े लठैत, जिन्हें आजकल बाउंसर कहा जाता है, खड़े रहते थे। एक हफ्ते के बाद जब वो शहर की उस शख्सियत के नाम की पर्ची ऊपर लेकर आते और बेगम को बताते कि ये सप्ताह भर से आ रहे हैं और आपको सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें आने की इजाज़त मिलती थी, वो भी सबसे पीछे और बाकियों के लिए कुछ तोहफे लाने की ताकीद के साथ। 1938 में कुछ ऐसा था बेगम अख्तर का जलवा, आज की टॉप हीरोइनों से कहीं ज़्यादा। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और आज हम इसी महान शख्सियत के किस्सों के सफ़र पर चलेंगे। इनकी महान गायकी को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है ये वही छोटी बच्ची है जिनके साथ इनके उस्ताद ने गलत हरकत की थी और इन्हें यौन शोषण का सामना करना पड़ा था। एक राजा की दरिंदगी के कारण इन्हें मात्र 13 वर्ष की उम्र में बिन ब्याही माँ का कलंक अपने सर लेना पड़ा था और अपनी ही बेटी को अपनी बहन बनाना पड़ा था। इसका असर ऐसा पड़ा कि इन्हें अकेले में और अंधेरे से डर लगने लगा। फिर संगीत ने संभाला तो शादी ने तोड़ा। सिगरेट शराब की लत, बीच रोड में नात पढ़ना, अपनी प्यार की गोद में दम तोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बीवी से अख्तरी बाई फैज़ाबादी, फिर बेगम इश्तियाक अहमद अब्बासी से बेगम अख्तर का सफ़र फैज़ाबाद से शुरू होकर गया, पटना, भोपाल, रामपुर और मुंबई से होता हुआ वापस लखनऊ पहुंचा। उनका बचपन दुखों में बीता, उनके ज़िंदगी में बेपनाह दुख रहे और दुख उनकी आवाज़ का हिस्सा बन गए। वो अक्सर कहा करती थी, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। एक ऐसी हस्ती जिसका जिक्र किए बगैर गज़ल का सफ़रनामा मुकम्मल नहीं, एक ऐसी मखमली और जादुई आवाज़ की मालिक रही बेगम अख्तर। किस्सा नंबर 1। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैज़ाबाद यूपी में हुआ था। उनके बचपन का नाम बीबी था। उनकी मां मुश्तरी बाई, जो कि एक तवायफ थी, उन्होंने फैज़ाबाद के शादीशुदा वकील असगर हुसैन से शादी की थी। मुश्तरी बाई ने शादी के बाद जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। 4 साल की उम्र में दोनों बहनों ने जहरीली मिठाई खा ली थी। इसमें तिब्बी तो बच गई, लेकिन उनकी बहन का देहांत हो गया। उसके बाद असगर अक्सर मुश्तरी बाई से लड़ाई किया करते थे और गाना छोड़ने को कहा करते थे, लेकिन जब मुश्तरी नहीं मानी तो एक दिन असगर ने भी मुश्तरी और बेटी बिब्बी को छोड़ दिया, जिसके बाद मुश्तरी और बेटी बिब्बी को जिंदगी में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बीबी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। एक बार शरारत में उन्होंने अपने मास्टर जी की चोटी काट दी थी। मामूली पढ़ाई के बावजूद उन्होंने उर्दू शायरी की अच्छी जानकारी हासिल कर ली थी। 7 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। दरअसल 7 साल की उम्र में एक बार ये उस वक्त की मशहूर थिएटर आर्टिस्ट चंदा का गाना सुनी और फिर तो संगीत पर दिल हार बैठी। लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो पहले तालीम ले, उसके बाद गाना गाए। इसके बाद उन्होंने कई उस्तादों से संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने उस्ताद इमदाद खां, अता मोहम्मद खां, अब्दुल वहीद खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इस छोटी उम्र में उस्ताद मोहम्मद खां से जब बीबी संगीत सीख रही थी तो उनका सुर सही नहीं लग रहा था। तब उस्ताद ने बीबी को जोर की डांट लगा दी। फिर क्या, बीबी रोने लगी और कहने लगी कि अब मैं गाना नहीं सीखूंगी। फिर उस्ताद मोहम्मद खां ने प्यार से समझाते हुए कहा, बस इतने में हार मान गई? मेरी प्यारी बिटिया, एक बार और कोशिश करो और सुर लगाओ। फिर तो उनका सुर हर किसी के दिलों पर राज करने लगा। एंजेलिना अवार्ड, जिन्हें हम गौहर जान के नाम से जानते हैं, एक बार फैज़ाबाद आई। इत्तेफाक से वो उस कक्षा में भी गई जहां अख्तरी पढ़ने बैठी थी। किस्सा है कि बीबी ने अवार्ड का दामन थाम लिया और कहा, आप गौहर जान है ना, आप ठुमरी गाती हैं। गौहर जान बोली, क्या तुम भी गाती हो? बीबी ने उन्हें खुसरो का कलाम अम्मा मोरे भैया को भेजो सावन आया सुनाया। कहते हैं कि गौहर जान इसे सुनकर अवाक रह गई। बोली, अगर इस बच्ची को तालीम मिल गई तो ये मल्लिकाए गज़ल बनेगी। किस्सा नंबर 2।
बात उस वक्त की है जब अख्तरी 11 साल की थी। उनकी अम्मी मुस्तरी बेगम उनके भविष्य को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी, इसलिए वो अख्तरी को लेकर बरेली के पीर अजीज़ मियाँ के यहाँ गई। पीर अजीज़ मियाँ ने अख्तरी को देखा और कहा, आप तो मल्लिका है, और अख्तरी के हाथ से उनका वो नोटबुक ले लिया जिसमें अख्तरी ने गज़लें लिखी थी। पीर साहब ने नोटबुक खोली और जिस पन्ने पर उन्होंने हाथ रखा था उस पन्ने पर बहजाद लखनवी की गज़ल लिखी थी, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। पीर साहब ने अख्तरी से कहा, अगली रिकॉर्डिंग में इसे सबसे पहले गाना, शोहरत तुम्हारे कदम चूमेगी और दौलत तुम्हारी बांदी होकर घूमेगी। फिर कलकत्ता में दुर्गा पूजा के दौरान अख्तरी ने ये गज़ल गाई। सारंगी पर साथ थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। पूरे बंगाल में तहलका समझ गया और ये तहलका जल्द ही सारे देश में फैल गया। पीर मियाँ की बात सच निकली। अख्तरी की गज़ल न जाने कितनों को ही दीवाना बना दिया। पंडित जसराज ने ये गज़ल 6 साल की उम्र में जब सुनी तो इस तरह दीवाना हो गए कि उन्होंने गायक बनने की ठान ली। इसका भी एक अपना दिलचस्प किस्सा है और ये किस्सा मैं आपको अख्तरी बेगम के दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगा। फिलहाल चलते हैं इस रिकॉर्डिंग पे। इस रिकॉर्ड की डिमांड इतनी थी कि मेगाफोन कंपनी को खासकर इस रिकॉर्ड के लिए कलकत्ते में रिकॉर्ड प्रोसेसिंग प्लांट बनवानी पड़ी। इस गज़ल ने बेगम अख्तर और बहजाद लखनवी दोनों को मशहूर कर दिया। बहुत साल बाद बेगम अख्तर ने पीर मियाँ की बात याद करते हुए कहा, काश पीर साहब शोहरत और दौलत के बदले मुझे थोड़े चैन और सुकून की दुआ दिए होते तो थोड़ी खुशियाँ मेरे भी दामन में होती। किस्सा नंबर 3। 13 साल की उम्र में बिब्बी को अख्तरी बाई के नाम से जाना जाने लगा था। उनकी पहचान एक स्थापित गायिका के रूप में होने लगी थी। उसी समय बिहार के एक राजा ने कद्रदान बनने के बहाने उनका रेप किया। इस हादसे के बाद अख्तरी प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने छोटी सी उम्र में बेटी सन्नो उर्फ शमीमा को जन्म दिया। दुनिया के डर से इस बेटी को वह अपनी छोटी बहन बताया करती थी। बाद में दुनिया को पता चला कि यह उनकी बहन नहीं बल्कि बेटी है। किस्सा नंबर 4। 15 साल की उम्र में अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से पहली बार मंच पर उतरी। वह लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। इतनी कम उम्र में इन्होंने पहली बार मंच पर अपनी गज़लों से समा बांधी थी। उनकी आवाज़ में ज़िंदगी के सारे दर्द साफ झलकते थे। यह कार्यक्रम बिहार के भूकंप पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कोलकाता में हुआ था। कार्यक्रम में भारत कोकिला सरोजनी नायडू भी मौजूद थी। वो अख्तरी बाई के गायन से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ ही एक खादी की साड़ी भी उन्हें भेंट की। बेहद साफ आवाज़ और उर्दू का सटीक उच्चारण और साथ ही दादरा, ठुमरी और ख्याल की गमक लोगों को इनका दीवाना बना देती थी। उस समय कुछ लोग उन्हें तवायब भी समझते थे। बेगम अख्तर की 73 साल की शिष्या रीता गांगुली ने उन पर एक किताब भी लिखी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुंबई में एक तवायब संगठन ने मुश्तरी बाई से उनकी बेटी को उन्हें सौंपने का अनुरोध किया था। बदले में 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अख्तरी और मां मुश्तरी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और धीरे धीरे शोहरत बढ़ी और अख्तरी बाई के प्रशंसक भी बढ़ गए। इस वक्त बेगम अख्तर संगीत की शिक्षा भी लिया करती थी और इसी दौर की घटना है कि जब इनके एक उस्ताद के द्वारा ये यौन शोषण का शिकार हुई थी। जब बेगम अख्तर ने बाकी शिष्याओं से बात की तो बहुत सारी शिष्याओं ने बताया कि वो भी ऐसे ही अपने उस्ताद के द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई हैं। किस्सा नंबर 5। अख्तरी बाई अकेलेपन से बहुत घबराती थी। वो अपने होटल के कमरे में अकेले जाने से डरती थी क्योंकि अकेले में उन्हें पुरानी यादें घेर लेती थी। उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उन्हें सिगरेट की तलब इतनी ज़्यादा थी कि रमज़ान में वो केवल 8 या 9 रोज़े ही रख पाती थी। वो एक चेन स्मोकर थी। सिगरेट की तलब ऐसी कि एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी। उस दौरान एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी लेकिन उन्हें वहाँ सिगरेट नहीं मिली। तब बेगम अख्तर ने गार्ड से सिगरेट मंगाने के लिए उसके लालटेन और झंडा छीन लिया था। तब गार्ड उनके दिए 100 रुपये का सिगरेट का पैकेट लाया और इसके बाद ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी। सिगरेट के कारण ही बेगम अख्तर ने पाकीजा फिल्म 6 बार देखी थी।
दरअसल सिगरेट पीने के लिए उन्हें सिनेमा हॉल से बाहर जाना पड़ता था और वापस लौटते तक फिल्म आगे बढ़ चुकी होती थी। इस पर वो दोबारा फिल्म देखने जाती और इस प्रकार पूरी फिल्म 6 बार में देख सकी। किस्सा नंबर 6। गालिब, मोमीन, फैज़ अहमद फैज़, कैफ़ी आज़मी, शकील बदाऊनी जैसे कमाल के शायरों के कलमों को उनकी आवाज़ ने नए मुकाम दिलवाए। लखनऊ घरानों की शान कहे जाने वाली ठुमरी को गौहर जान के बाद नई ऊंचाइयों पर अगर कोई ले गया तो वे बेगम अख्तर ही थी। वाजिद अली शाह की बनाई हुई हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया तो उनके जैसे शायद ही कोई गा पाया हो। बेगम अख्तर की आवाज़ का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उनकी शक्ल सूरत भी भली थी। फिल्म निर्माता उनसे अभिनय की भी मांग करने लगे। इसके बाद उन्होंने नल और दमयंती, एक दिन की बादशाहत, मुमताज़ बेगम, अमीना, जवानी का नशा और कई फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने उनकी तनख्वाह 700 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2000 कर दी थी, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। 1939 में उन्होंने फिल्म जगत से नाता तोड़ा और लखनऊ आकर रहने लगी। यहाँ आकर उन्हें उनका प्यार मिला। किस्सा नंबर 7। 1945 में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली। तभी से उनका नाम बेगम अख्तर पड़ गया। सैयदा के मुताबिक अख्तरी बाई ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा था, मेरी शादी अब्बास से करवा दो। इसके बाद ही सैयदा शादी का प्रपोजल लेकर अब्बासी के पास गई थी। सैयदा के मुताबिक अब्बासी ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर शादी के लिए अख्तरी बाई के सामने एक शर्त रख दी। वो चाहते थे कि अख्तरी बाई गायकी छोड़ दे। उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों की शादी हुई और अख्तरी बाई को बेगम अख्तर होने का रुतबा मिला। गाना छोड़कर शायद बेगम अख्तर ने अपनी जान को छोड़ दिया था। ये उनके लिए वैसा ही था जैसे मछली बिन पानी। इसलिए वो बीमार रहने लगी। सिगरेट बहुत पीती थी, इसलिए उन्हें फेफड़े की बीमारी के साथ डिप्रेशन की भी समस्या हो गई। संतान ना पैदा होने के कारण वो और भी दुखी रहने लगी थी। तब डॉक्टरों ने कहा कि गाने से उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। तब पति की रजामंदी के बाद 1949 में वे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से जुड़कर गायन की दुनिया में वापस आ गई। किस्सा नंबर 8। बेगम अख्तर और behzad लखनवी के रिश्ते की भी एक अनसुनी दास्तां है, या यूँ कहे कि एक अनकही इश्क की दास्तां है। उनकी ज़िंदगी में शायराना तहजीब को अपनी कलम से रंग देने वाले जो पहले शायर आए वो थे सरदार अहमद ख़ान यानी behzad लखनवी। देश के बंटवारा के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जब बेगम अख्तर के गाना छोड़ने की बात behzad लखनवी साहब तक पहुंची तो उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया। एक मुशायरे के दौरान behzad लखनवी से उनके एक दोस्त ने पूछा, जनाब क्या हाल बना रखा है, कहीं इश्क विश्क तो नहीं कर बैठे हो? इस पर behzad ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ देखने वाले मुझे हंस हंस के न देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा ना बना दे। कुछ अरसे बाद बेगम अख्तर से किसी ने यही सवाल पूछा, क्या आप behzad लखनवी से प्यार करती हैं? बेगम ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ मैं behzad से प्यार करती हूँ, और क्यों न करूँ। जिसने मेरे गाना छोड़ने पर लिखना ही छोड़ दिया, उसे प्यार न करूँ तो किसे करूँ। किस्सा नंबर 9। सुदर्शन फ़ाक़िर की लिखी गज़ल, आपको प्यार है मुझसे कि नहीं है मुझसे, जाने क्यों वैसे सवालात ने दिल तोड़ दिया। बेगम अख्तर ने क्लासिक अंदाज में राग भूप कल्याण में इसे गाया। ये गज़ल बेगम अख्तर की मशहूर गज़लों में से एक है और इस बखूबी से बेगम अख्तर इस गज़ल के रादिफ दिल तोड़ दिया को पेश करती थी कि हर महफिल में दिल तोड़ दिया की फरमाइश होती थी। लेकिन जिस शायर से बेगम अख्तर ने बेपनाह प्यार किया, जिसके दीवान को वो अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी, जिसके दीवान को दिल से लगा कर रखा था, वो थे जिगर मुराबादी। वो इस कदर से उनकी गज़लों पर फिदा थी कि एक वक्त था जब महफिलों में वो सिर्फ जिगर के ही गज़लें गाती थी। ये उस वक्त की बात है जब बहुत लोग जिगर को जानते भी नहीं थे। जिगर को सही मायने में हर दिल अजीज बनाने में बेगम का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने जिगर को एक खत लिखा, आप शायर हैं और मैं एक गायिका, हम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। इस पर जिगर ने जो जवाब दिया उसने बेगम का दिल तोड़ दिया। जिगर ने लिखा, आप मेरा दीवान पढ़ती हैं, गाती हैं, सब सही है, लेकिन मुझसे मिलने की कोशिश न करें।
ये बात जिगर ने इसलिए लिखी क्योंकि जिगर दिखने में किसी एंगल से अच्छे नहीं थे और वो इसे स्वीकार करते थे। जिगर के जवाब ने बेगम को बहुत ही दुखी कर दिया और उस शाम की महफिल में बेगम अख्तर ने जिगर को नहीं गाया, गालिब को गाया। कुछ दिनों बाद जब एक पार्टी में जिगर की मुलाकात बेगम साहिबा से हुई तो जिगर ने बड़ी मज़ेदार बात कही, जी आपका ख़त मिला तो कुछ घबरा सा गया। सोचा अगर हमारे बच्चे हुए और उनकी सूरत हम पर गई और लिखने की काबिलियत आप पर, तो पता नहीं क्या होगा। किस्सा नंबर 10। एक बार बेगम अख्तर एक संगीत सभा में भाग लेने मुंबई गई। वहीं उन्होंने अचानक तय किया कि वो हज करने मक्का जाएंगे। जब तक वो मदीना पहुंची उनके सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने ज़मीन पर बैठकर नात पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ लग गई और इस तरह उन्होंने पैसे जमा किए। हज से आने के बाद 2 साल तक बेगम अख्तर ने शराब को हाथ नहीं लगाया, मगर धीरे धीरे फिर से पीना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने इस सुर सामग्री को पद्मश्री और मरणोपरांत यह 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी। यह मल्लिकाए गज़ल के खिताब से भी नवाजी गई थी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। किस्सा नंबर 11। बेगम अख्तर को इंतकाल से कुछ समय पहले ही ये एहसास होने लगा था कि अब वो चंद दिनों की ही मेहमान है। एक गाने की रिकॉर्डिंग में कैफ़ी आज़मी बगल में बैठे थे। उन्होंने कैफ़ी से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग हो। और इस मौके पर उन्होंने कैफ़ी की लिखी गज़ल जो राग भैरवी और कोमल आसावरी में बेगम ने तरतीब की थी उसे पेश किया। इसके चंद दिनों बाद ही बेगम अख्तर का अहमदाबाद में प्रोग्राम था। वो मंच पर गा रही थी, तबीयत ख़राब थी, अच्छा नहीं गाया जा रहा था। ज़्यादा बेहतर की चाह में उन्होंने खुद पर इतना जोर डाला कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां से वे वापस नहीं लौटी। हार्ट अटैक से 30 अक्टूबर 1974 को 60 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लखनऊ के बसंत बाग में मां मुस्तरी बाई की कब्र के बगल में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। हम ये भी कह सकते हैं कि उनका प्यार संगीत था और संगीत की गोद में ही आखिरी सांस ली। बेगम अख्तर ने कहा था कि मेरी पहचान हुई है स्टेज पर और चाहती हूँ कि दम भी वही निकले। वो अक्सर अपना कार्यक्रम राग भैरवी से ही ख़त्म करती थी। अहमदाबाद में अपनी ज़िंदगी का उन्होंने आखिरी पब्लिक कॉन्सर्ट जो किया उसमें उन्होंने राग भैरवी में ही ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया से ही अंत किया। हमने बेगम अख्तर को जितना पढ़ा है उस अनुसार ये किस्से बहुत ही कम है, या यूँ कहें कि कुछ भी नहीं है। लेकिन डर ये है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो आप कहीं बोर ना हो जाए और फिर शायद जो अहमियत उस अफसाने को मिलनी चाहिए वो ना मिल पाए। ऐसे ही आप सभी का प्यार मिलता रहा तो फिर किसी एपिसोड में बेगम अख्तर के मज़ेदार किस्सों को सुनाऊंगा। बस आप अपना साथ बनाए रखें और उनका गाया वो गाना, वो जो हम में तुम में करार था, एक बार ज़रूर सुने। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।